नमस्कार साथियों, आपका प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, कल अपन ने नर जनन तंत्र के बारे में बातचीत की थी। आज उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि अगली क्लास में अपन मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए आज बातचीत करते हैं मादा जनन तंत्र की। देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें मादा जनन तंत्र के जितने भी अंग हैं उन अंगों के बारे में दर्शाया गया है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए ताकि आगे अपन इसके बारे में बातचीत करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इधर मैं एक एक करके सब बातें आपको बता देता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये अंडवाहिनी यानी जिसको फेलोपियन ट्यूब अपन कहते हैं वो है। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इसका गर्भाशय है और फेलोपियन ट्यूब जो है वो इससे जुड़ी रहती है। इसके बाद देखिए यहाँ अंडाशय है। ये जो है दो अंडाशय है। तो मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय होते हैं यानी एक जोड़ी होते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब के द्वारा जुड़े रहते हैं गर्भाशय से। अब देखिए, इस गर्भाशय और इसके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली दोनों चीज़ें, इसका नाम भी क्या है वो भी ध्यान रखना है। वो होता है लीमा टेंट। ठीक है, क्या नाम होता है? लीमा टेंट होता है। इसको लीमा टेंट बोलते हैं। लीगा टेंट बोल दो या लिमानेंट बोल दो, ये होता है। इसके बाद आपको यहाँ अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं इसके, यानी मैंने यहाँ गर्भाशय नलिका कह दो या फेलोपियन ट्यूब आप कह सकते हो। ये अंडाशय है और ये नलिका जो है इसके बारे में मैंने बताया। ये अंडाशय ध्यान रखना है, दो होते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे जो डायग्राम दिखाया है इसमें मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग जो है वो दिखाया गया है और सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। कहाँ गुदा होता है, योनि द्वार है, मूत्र मार्ग है और भगशेष है, वृहद प्रकोष्ठ है, लघु प्रकोष्ठ है और ये तीनों डायग्राम है। तो आपको मुख्य ऊपर वाले दो जो डायग्राम है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। ये मादा जनन तंत्र का बाहरी आवरण है। ये दोनों आंतरिक भाग आपको दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार अपने को इस बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। यहाँ भी आपको मालूम होना चाहिए कि मादा जनन तंत्र के भी दो भाग होते हैं। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं? मादा जनन तंत्र को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्राथमिक होता है और एक क्या होता है? द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक जो मादा जनन तंत्र है उसमें सिर्फ किसको रखा जाता है? अंडाशय को रखा जाता है। सिर्फ किसको रखा जाता है? अंडाशय को प्राथमिक में रखा जाता है और शेष प्राथमिक को छोड़कर जितने भी भाग बच गए हैं भाई इसमें, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक जननांग जो है मादा में वो अंडाशय है और द्वितीयक में जैसे फेलोपियन नलिका है, योनि है, योनि का सर्विक्स भाग है, गर्भाशय है, ये अपरा प्लेजेंटा जिसको अपन कहते हैं, और बार्थोलिन है, ये सब जो हैं सर्विक्स भाग जो इसका है, लीमाटेंट हैं। ठीक है, ये सब के सब भाग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके द्वितीयक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी शायद। चलते हैं आगे। अब इस बात को अपन अपने मैटर में पढ़ते हैं, क्या क्या बातें इसके बारे में लिखी गई है वो सब देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लिखा गया है कि जो भाग आपके पास दिखाया गया है इसमें भी आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए, इस गर्भाशय वाले भाग को आराम से आप देख सकते हो। इसमें अंडाशय दिखाया गया, गर्भाशय दिखाया गया, ग्रीवा दिखाई गई है और फिर गर्भाशय के अंतःस्तर दिखाए गए हैं, गर्भाशय गुहा दिखाई गई है और फंडस दिखाया गया, अंडवाहिनियाँ दिखाई गई है। ठीक है, गर्भाशय गुहा दिखाई गई है। और यहाँ जो ये भाग वाला है ना, ये ब्लैक कलर का है, यहाँ ये होती है अपरा, यहाँ प्लेजेंटा जिसको बोलते हैं। जब बालक यहाँ गर्भाशय में आता है और गर्भाशय में आता है तो इस अपरा से जुड़ा रहता है वो। ठीक है, किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय से। गर्भाशय में अपरा से जुड़ा रहता है और ये अपरा जो है ना, ये जिससे जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं एप्रिथोनिक नलिका। क्या बोलते हैं? एप्रिथोनिक नलिका बोलते हैं उसको। वो ध्यान रखना है अपने को। तो चलिए अपन बातचीत करते हैं। अब स्टार्ट की प्राथमिक और द्वितीयक में आपको बता दिया। प्राथमिक में और द्वितीयक में दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। पहली लाइन ये, स्त्रियों में जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों अलग अलग याद आपको रखने हैं। प्राथमिक में क्या आता है? प्राथमिक में आता है आपका अंडाशय। ठीक है, क्या आता है? अंडाशय आता है। ठीक है, और द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में शेष जितने भी भाग बच गए वो सब के सब आएंगे। जैसे अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, ये सब भाग आएंगे।
पहले अपन प्राथमिक जनन तंत्र के बारे में बातचीत करते हैं कि प्राथमिक जनन तंत्र के बारे में कौन कौन सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए, प्राथमिक में लिखा है कि मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवेरी पाए जाते हैं। ओवेरीज जो होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन जोड़ी कितनी होती है? जोड़ी 1 होती है। समझ में आ गई साथियों? अब देखिए, इसके बाद है कि अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य जरूर याद रखना। अगर एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो मुख्य रूप से कार्य पूछे जाते हैं। तो अंडाशय के क्या क्या कार्य हैं, यानी ओवेरी के क्या कार्य हैं? 2 काम है इसके। एक काम तो है कि मादा जनन कोशिका जो है उसमें अंडाणु का निर्माण करना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कह दो कि ये मादा जनन कोशिका का निर्माण करता है, या आप ऐसे कह दो कि अंडाणु का क्या करता है? निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करना पहला काम हो गया। दूसरा काम है अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 हार्मोनों का क्या करता है? ये निर्माण करता है। कौन? अंडाशय। अंडाशय के 2 काम हो गए प्राथमिक। एक तो पहला काम क्या हो गया वो आपको पता होना चाहिए। पहला काम तो हो गया इसका क्या करना है कि अंडाणु का निर्माण करना है। दूसरा क्या है? हार्मोन। 2 हार्मोन स्रावित करती है, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। ये दोनों हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वक्रों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है ना। ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहा जाता है, ठीक है, ओवेरिन फॉलिकल्स जिनको कहते हैं अपन, में पाई जाती है। ये पुटिकाएं अंडाणु निर्माण करती है। अंडाणु निर्माण का काम कहाँ होता है? अब समझ में आ गया। यानी प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिसे क्या कहते हैं? ओवेरिन फॉलिकल्स बोलते हैं। ये फॉलिकल्स जो होते हैं ना, इन फॉलिकल्स से ही किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनको अपन कहते हैं अंडाशयी पुटिकाएं, ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओवेरिन फॉलिकल्स। ये ओवेरिन फॉलिकल्स जो होती है इन्हीं के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ये अंडाणु जो है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ प्रवेश करता है? ये इस गर्भाशय में प्रवेश करता है। जब निषेचन की क्रिया होती है तो धीरे धीरे शुक्राणु और अंडाणु जब यहाँ मिलते हैं इस फेलोपियन नलिका में ही, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सर्वप्रथम जो जाइगोट है वो यहाँ बनता है फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका में जब ये जाइगोट बनता है तो ऐसे यहाँ से धीरे धीरे ये अंडाणु से होता हुआ इधर गर्भाशय में क्या करता है? प्रवेश करता है। समझ में आ गई ना ये बात? अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है। अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन स्रावित होकर क्या करते हैं? जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं उन लैंगिक परिवर्तनों और अंडाणु के निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब लैंगिक परिवर्तन आपको पीछे बता दिया कि लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने प्राथमिक जो आपके भाग हैं इसके प्राथमिक जनन अंग जो हैं उसके बारे में अपन ने बात की अभी। तो ये बात आप सबको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसे। अगली बात अपन करते हैं द्वितीयक के बारे में, ठीक है। द्वितीयक के बारे में कौन कौन सी बातें अपने को करनी है वो सुनिएगा जरा। पहले लिखा है कि नर की भांति ही स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले अंग द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। जो अन्य कार्य में इसकी मदद करते हैं वो द्वितीयक अंग कहलाते हैं। और द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिएगा, आप अच्छे से इधर देख लीजिएगा, चाहे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है अंडवाहिनी, ठीक है। देखिए, पहला अंडवाहिनी है, दूसरा गर्भाशय है, तीसरा योनि है। इन 3 चीज़ों पर अपने को पहले चर्चा करनी। तो पहले देखिए फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी जो है उसके कौन कौन से काम है? तो यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है। क्या है ये? लंबा और कुंडलिकार अंग है, ठीक है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलिकाएं अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली नलिका फेलोपियन ट्यूब है पूरी, ये ऐसे इधर से घूमी हुई होती है उदर गुहा के नीचे। इसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। निषेचन की क्रिया के अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। मैंने कहा था निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। शुक्राणु पहले इस योनि मार्ग से होते हुए, शुक्राणु पहले यहाँ से होते हुए सीधे कहाँ जाते हैं? दोनों साइड में यहाँ
फेलोपियन नलिका में जाते हैं और यहाँ से जब अंडाणु आता है, शुक्राणु से क्या होता है, शुक्राणु से इनका आपस में संपर्क होता है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह कहीं भी हो सकते हैं। तो उसके बाद वापस यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ आपके पास जो जीव बनता है वो गर्भाशय में आकर यहाँ स्थिर होता है। तो देखिए अगली बात अपन इस गर्भाशय की करते हैं। जैसे गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली अथवा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है, जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर, देखिए ये ऊपर की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है वो चौड़ा है और नीचे से जो भाग है वो आपका क्या है, पतला है। तो नीचे की ओर पतला होता है, ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये देखिए ग्रीवा द्वारा क्या होता है, ये कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। गर्भाशय से शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण विकास करता है। यही क्या करता है, गर्भाशय से शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित होकर, मैंने कहा दिया यहाँ निषेचन होता है दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में शुक्राणु से, और निषेचन होने के बाद उसका विकास जो होता है वो विकास सारा का सारा कहाँ होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका इस गर्भाशय में। बात समझ में आ गई। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेजेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। मैंने कह दिया यहाँ प्लेजेंटा जिसको अपन कहते हैं, उस प्लेजेंटा का रोपण भी कहाँ होता है, वो भी होता है गर्भाशय में। अब ये प्लेजेंटा या अपरा क्या चीज़ है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे। पहले ये बात मैं आपको बता देता हूँ जो अपन लेकर चल रहे हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट आपका है वो है योनि का। इसके संबंध में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, यहाँ ध्यान से देख लो। अपन यहाँ लिखा हुआ है कि यह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ये बात आप ध्यान से रखना, योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं और इस जीवाणु के कारण ही इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके कारण इसका जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल और एक कार्बनिक अम्ल, दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। दोबारा से देख लो ध्यान से इस बात को आप कि यहाँ क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यानी योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है जो लैक्टिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के कारण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ध्यान रखना, योनि का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। बात समझ में आ गई होगी शायद सब लोगों को। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब प्रजनन की कुछ अवस्थाओं के बारे में इसने बताया गया है, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। मनुष्य में प्रजनन की कुछ अवस्थाएं इसने बताई है, जैसे युग्मक जनन है, निषेचन है, इन सब के बारे में बताया गया है। विदलन है, भ्रूण का रोपण है, प्रसव कैसे होता है, इसके संबंध में 2-3 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है युग्मक जनन। देखिए वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मों का, हैप्लॉइड जो गैमेट्स का निर्माण है वो विधि युग्मक जनन कहलाता है। यानी वृषण और अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि ही क्या कहलाती है, युग्म जनन कहा जाता है। अब दो चीजें हैं, एक तो है शुक्र जनन, ठीक है, क्या है, एक तो है शुक्र जनन, एक है अंड जनन। दो बातें हैं, एक तो है शुक्र जनन, ठीक है, शुक्र जनन, एक क्या है, अंड जनन, अंड जनन। इन दो के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या होता है सुनिए, नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। यानी नर के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, और मादा जो है उस मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, उसे अंड जनन कहते हैं। यानी मादा में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन, और पुरुष में या नर में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शायद सबको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन बातचीत करने जा रहे हैं निषेचन के बारे में, या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो अपने अगली स्लाइड में देखेंगे कि
क्या होता है, देखिए यहाँ आपके सामने इस डायग्राम को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा निषेचन किसे कहते हैं। और निषेचन के संबंध में पिछली स्लाइड में भी 2-3 बातें रह गई है, उसको भी देख लेते हैं अपन। इसमें लिखा है कि मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा जोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आकर क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं तथा युग्मक कर जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब देखिए निषेचन के बारे में थोड़ा और मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो नर के शुक्राणु हैं वो मादा के अंडाणुओं से मिलते हैं तो निषेचन होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है। और इसी को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। बस 2 ही शब्दों में अपन कहें तो ऐसे शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये प्रक्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है, यानी फेलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की खोज किसने की, अगर आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाए तो याद रखना हर्टबिंग ने की थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना किसने की थी, हर्टबिंग ने। हर्टबिंग जैसे ऐसे लिखते हैं हर्टबिंग। हर्टबिंग ने किसकी खोज की थी, निषेचन की खोज की थी। ठीक है ना, हर्टबिंग ने निषेचन की खोज की थी। और किस में की, सियारचिन। अरस्तु की लालटेन जिसको बोलते हैं उसका नाम है सियारचिन। सियारचिन, ठीक है, सियारचिन, ये है सियारचिन। क्या इसका नाम दूसरा क्या लेते हैं, अरस्तु की लालटेन भी लेते हैं। इसमें किसकी खोज की थी, उसने निषेचन की। एक शुक्राणु लिया उसने, ठीक है, अंडाणु लिया और द्विगुणित उसको क्या मिला, जाइगोट मिला। वो जाइगोट जो बना उसकी प्रोसेस को ही निषेचन कहा। मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात आपको थोड़ी सी और बताना चाह रहा हूं मैं। विदलन और रोपण तो अपन बात करेंगे और प्रसव की भी बात करेंगे, लेकिन अंडोत्सर्ग और अपरा के बारे में भी थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अंड कोशिका का अंडाशय से फेलोपियन नलिका में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, अंडोत्सर्ग के बारे में भी अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो ये जैसे फेलोपियन नलिका है, इस फेलोपियन नलिका से पहले ये आपका अंडाशय है। इस अंडाशय से फेलोपियन नलिका में क्या आता है, अंडाशय का यहाँ आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंड कोशिका का अंडाशय से फेलोपियन नलिका में आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया मैच्योरेशन साइकिल के 14वें दिन होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। मैच्योरेशन साइकिल के कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है। एक अंड कोशिका 48 घंटे तक सक्रिय रहती है, इसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है ना, कितने घंटे तक, 48 घंटे तक। यानी अगर शुक्राणु का निषेचन हो जाएगा तो यहाँ आकर वो एक भ्रूण का निर्माण कर लेगा। अगर 48 घंटे तक शुक्राणुओं से अंडों का मिलन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। अंडोत्सर्ग के समय टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, 0.5 सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। जब अंडोत्सर्ग होता है यहाँ से और यहाँ से अंडों का उत्सर्ग होता है या अंडोत्सर्ग होता है, उस समय मादा के शरीर का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस चीज़ को भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। दोनों हार्मोन आपको याद रखने ही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन निकलते हैं और किस किस काम में ये सहायता करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो होती है वो तो गर्भाधारण हार्मोन कहलाता है और एस्ट्रोजन होता है वो सुंदरता का हार्मोन कहलाता है। इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए, आगे कोई परेशानी नहीं हो। और प्यारे साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए 2 बातें मैंने बताई आपको, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन के बारे में। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है उसको सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन ऑफ ब्यूटी। किसका हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे गर्भाधारण हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गर्भाधारण हार्मोन बोलते हैं, गर्भाधारण हार्मोन इसे बोला जाता है। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ये
एस्ट्रोजन जो होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपका कार्पस लुटियम से निकलता है। एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और जो प्रोजेस्टेरोन है वो लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे कंकाल पेशियों का विकास, आवाज पतली होना, शरीर पर बालों का आना, स्तनों का विकास, कमर के नीचे भाग को बड़ा करना, जननांगों का विकास, ये सब हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एस्ट्रोजन में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो लैंगिक लक्षणों का विकास में सहायता तो करते हैं। अब लैंगिक लक्षण कौन कौन से? जैसे स्तनों का विकास होना है, जननांगों पर बाल आना है, और एमसी चक्र का आरंभ होना है, मैच्योरेशन चक्र का बंद होना है। ये जो अलग अलग प्रोसेस है इनके नाम है, जैसे थैलाकर की है, प्यूआर की है, मीनार की है, मीनापोज है, ठीक है। जैसे थैलार की, पहला नाम क्या है? थैलार की। थैलार की कहते हैं स्तनों के विकास को। जननांगों पर बाल आना उसको बोलते हैं प्यूआर की। क्या बोलते हैं उसे? प्यूआर की। और उसके बाद मैच्योरेशन साइकिल का आरंभ होना बोलते हैं मीनार की। क्या बोलते हैं उसे? मीनार की। और मैच्योरेशन साइकिल का बंद होना जो होते हैं उसे बोलते हैं मीनापोज। उसे क्या बोलते हैं? मीनापोज बोलते हैं। याद कर लेना एक बार, फिर मैं ये नाम बोल देता हूँ, आप अच्छे से इन चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है ना। और देख लीजिए, पहला नाम अपना क्या था? वो था थैलार की। थैलार की, पहले थैला, फिर प्यूआर की, ठीक है, फिर मीनार की, और फिर क्या है? मीनापोज। मीनापोज। अब क्या क्या है वो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। थैलार की, स्तनों का विकास, प्यूआर की, जननांगों पर बाल आना, मीनार की, मीनार की क्या होता है? मैच्योरेशन साइकिल का आरंभ होना। मीनापोज क्या होता है? मैच्योरेशन साइकिल का बंद होना। बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी बात आप लोग एक मैटर के बारे में और सुन लीजिए, जिसको मैं अपरा या प्लेजेंटा कब से कह रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाए कि अपरा या प्लेजेंटा होता क्या है, क्या काम करता है, वो सुनो। इसका निर्माण गर्भवती महिलाओं में ही होता है। प्लेजेंटा का निर्माण किस में होता है? गर्भवती महिलाओं में होता है। ये भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन देती है, ठीक है। प्लेजेंटा जो होती है वो क्या करती है? पोषण देती है, ऑक्सीजन देती है भ्रूण को। भ्रूण के शरीर में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है। देखिए, प्लेजेंटा जो होती है वो यहाँ इसके आसपास यहाँ पाई जाती है, और जब यहाँ गर्भाशय में भ्रूण आ जाता है तो ये भ्रूण इससे जुड़ा रहता है, और इसी के माध्यम से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और उत्सर्जित पदार्थ हैं उस बाहर किसके माध्यम से निकलते हैं? इस अपरा के माध्यम से ही निकलते हैं। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। फिर देखिए, HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन होता है एक, HCG याद रखना है इसको। ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन है। इसे प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में करते हैं भाई। लिंग निर्धारण में इस हार्मोन का क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। कौन सा होता है? रिलैक्सिंग हार्मोन। ये रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। यानी बच्चा जो जन्म लेता है तो वो आसानी से जन्म ले, इसलिए उसमें क्या होता है? एक रिलैक्सिंग हार्मोन पैदा होता है। जैसे आजकल क्या होता है कि लोग ऑपरेशन या वो सर्जरी करवाते हैं उसके माध्यम से, लेकिन ये नेचुरल क्या है कि प्रकृति की देन है, क्योंकि आसानी से वो जन्म ले, इस वजह से उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित ही होता है। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये बात सब साथियों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अभी आगे कुछ विषय पर बातचीत करें उससे पहले यहाँ का जो मैटर बच गया है उस पर थोड़ी सी जल्दी से बात अपन कर लेते हैं कि रोपण और प्रसव क्या होता है, विदलन क्या होता है। इस पर देखिए क्या है, इसमें लिखा है विदलन, ठीक है। विदलन भ्रूण का रोपण युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है। पश्चात कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। ये प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। देखिए, फैलोपियन नलिका से यहाँ भ्रूण का इस गर्भाशय में आना ही क्या कहलाता है? भ्रूण का रोपण कहलाता है। समझ में आ गई ना बात? क्या कहलाता है? भ्रूण का रोपण कहलाता है, बस। उसके बाद लिखा है अगला प्रसव क्या होता है। तो प्रसव आप जानते हो, भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे भ्रूण अवस्था है, वो भ्रूण अवस्था में उसके सभी अंगों का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और शिशु का पूर्ण विकास
कर बच्चे को जन्म लेता है। शिशु का जन्म की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम ही क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रसव होता है। तो शिशु जन्म की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है? प्रसव है। शायद सब बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की इस प्रोसेस को समझने में। तो साथियों, आपको यहाँ तक की बात तो मैंने बहुत अच्छे से बता दी है।